अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है वर्क के बारे में। वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा और पता भी होगा कि वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से वर्क किसे कहते हैं? हम डेली बेसिस पे जो मानते हैं वर्क होता क्या है, वो है ये कि काम करना, ठीक है, सिंपली काम करना। ये काम करना, लेकिन क्या होता है, ऐसा क्या काम जिसे हम वर्क कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वर्क का मतलब है जो हम जनरली यूज करते हैं तो वर्क के लिए, ठीक है। वर्क, हमने यहाँ से ये काम किया, वो काम किया, वर्क किया, ठीक है। लेकिन साइंस जो है वो वर्क का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आती है, ठीक है। देखो, आपसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और इससे आप कोशिश करो समझने की। आप ये मान लो, आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पर फोर्स लगाओ और इसको हिलाने की कोशिश करो, ठीक है, यानी कि इसको डिस्प्लेस करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो। आप मान लो ये बिल्कुल छोटा सा है, आप इस पे फोर्स लगाते हो, आप इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करते हो, ठीक है। इधर से इधर तक डिस्प्लेस हो गया ये, ठीक है। आपने कहा मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे कि ये एक तरह का काम है, एक तरह का वर्क आपने किया, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, आपने कुछ काम किया, ठीक है। अब ऐसा करो कि देखो, आप ये मान लो कि आपके पास यही वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन अब आपकी बात थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे कि हो, आज तो हम थक गए क्योंकि आज हमने बहुत काम किया, हमने एक वुडन ब्लॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इसको लेके गए और ये जो वुडन ब्लॉक था ये कल वाले वुडन ब्लॉक से ज्यादा बड़ा था, ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो आप कहेंगे मैंने काम किया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर यही वुडन ब्लॉक जो है ये इतना बड़ा हो कि आप इसको अपनी जगह से हिला ही ना पाओ, ठीक है। आप बिल्कुल इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आप इस पर बेशक लगा रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये यहां जा ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हैं इसको डिस्प्लेस करने में, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ज्यादा भारी है, ठीक है, वजन इसका बहुत ज्यादा है, आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, डिस्प्लेस ना करने की वजह से आप क्या करते हैं कि डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है लेकिन आप थक रहे हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक आप लगे हैं और आप थक गए। तो आप क्या कहेंगे, मैंने काम किया। हाँ, काम तो किया होगा ना, क्योंकि हम ऐसे कहेंगे हाँ बहुत काम किया क्योंकि ये तो थका हुआ है, सुबह से शाम तक लगा हुआ था। वो अलग चीज है, ये हिला नहीं अपनी जगह से, लेकिन काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन साइंस इसे वर्क नहीं कहती है। साइंस उस चीज को वर्क कहती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उस पर या फोर्स लगा रहे हैं उस पर, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, जब वो डिस्प्लेस होगा तब साइंस कहता है कि आपने वर्क किया, आपने काम किया। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो जो आपने वो इतनी ज्यादा मेहनत आप कर रहे थे, साइंस कह रहा है कि आपने काम ही नहीं किया। बेशक आप थके लेकिन आपने काम नहीं किया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहाँ पे साइंस क्या कहेगा कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, या उसको आप डिस्प्लेस कर पा रहे हैं एक फोर्स लगाकर, आप ऐसा समझ लीजिए कि इस पर आपने फोर्स लगाया F, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये यहां से मूव कर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो डिस्प्लेस हुआ ना कुछ, आप मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसने कवर की, डिस्प्लेसमेंट कवर की, एस ही से डिनोट करते आ रहे हैं ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को। तो एस इसने डिस्टेंस कवर की। इसका क्या मतलब है कि अगर इसने डिस्प्लेसमेंट एस कवर की, फोर्स एफ लगा इस पर, हम कहते हैं कि इसने वर्क किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस हुआ ना, वर्क लगाने पर ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, यही है वर्क, ठीक है। ओके, वैसे भी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप ऐसा मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सबके सब, जैसे कि आपके साथ ये वॉल है, आप अकेले तो उसको हिला नहीं सकते, आपके साथ और भी फ्रेंड्स होंगे वो भी, लेकिन वॉल जो है वो कंक्रीट है, ठीक है, सीमेंट की बनी होती है, तो वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, मतलब डिस्प्लेस होगी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस टाइम कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास इसी वॉल की जगह पे अगर हम ये कंक्रीट वॉल ना रखते हुए इसकी जगह पर हम कोई हल्की सी वॉल, किसी
कार्डबोर्ड की बनी हुई, ठीक है, वो रखते हैं, या वुडन वॉल एक रखते हैं जिसको आप आसानी से डिस्प्लेस कर सकेंगे। जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, आप कहेंगे कि आपने वर्क डन किया, ठीक है, वर्क किया आपने, ठीक है। वैसे ही आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लो, खुद सोचो इस बारे में, ठीक है। आपके पास यहाँ पे पेन होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास पेन है, कैसा भी बना लो, ये आपके पास पेन है, आपको एक पॉइंट से इसको आप डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं दूसरे पॉइंट तक, आपने वर्क किया, ठीक है। डिस्प्लेस कर लो, फोर्स लगाने के बाद किसी चीज को डिस्प्लेस कर लो आप, तो उसको आप कहेंगे कि आपने वर्क किया, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ सीखना था वर्क कहते किसे हैं, ठीक है। अब देखो, वर्क एंड कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। देखो, अब हमें वर्क के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन अब की बार फोर्स भी इंक्लूड, देखो फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, वर्क करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें उसमें फोर्स लगाना ही पड़ता है। लेकिन अगर फोर्स हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, और उस टाइम वर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे और वर्क हम लिखेंगे कैसे। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने सीखा कि वर्क को हम कैसे, मतलब एक इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। जनरली हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि वर्क होता क्या है, साइंस वर्क को क्या मानती है, क्या क्या कहती है इसके बारे में। लेकिन हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसे कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की, किसमें, मैथमेटिकल वे में। क्यों मैथमेटिकल वे से हम क्या करेंगे कि हमें पता है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मैथमेटिकल वे है हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, या आपके पास, या मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बुक की क्वेश्चन करो, बुक के अलावा भी, बुक के बाहर भी आप बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है। देखो, कांस्टेंट फोर्स सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स हम कहते हैं उसे वो वाला फोर्स जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर फोर्स टाइम पे डिपेंड ना करे, देखो ये एक कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास फोर्स है F, ठीक है, ये F फोर्स है आपके पास, इस वक्त मैंने टाइम नोट किया, टाइम 0 सेकेंड्स, इसी वक्त मैंने नोट यहां से नोट कर रहा हूं, ठीक है। टाइम 0 तो नहीं होगा ना, लेकिन टाइम मैं यहां से नोट कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि यहां जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया मेजर करना, उस टाइम पे टाइम में 0 मान रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे टाइम अब हो गया 5 सेकेंड्स, कितना हो गया 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद अगर ये F नहीं रहा, ठीक है, F फोर्स नहीं रहा, बल्कि चेंज हो गया, ये अब जैसे कि बन गया F प्लस 7, जो भी फोर्स था उसमें 7 ऐड हो गया, ठीक है। जो पहले फोर्स, देखो पहले तो फोर्स F था, ये अभी F है, लेकिन इस वक्त क्या है कि यहाँ पे जो F था उसमें कुछ एडिशन भी हो गया है, ठीक है, कुछ उसमें और भी हो गया, मिल गया है, ठीक है, ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस F प्लस 7 है, यहाँ पे सिर्फ F है, तो ये फोर्स ज्यादा हुआ ना, ठीक है। अब ये ज्यादा हो या कम हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इससे है कि देखो टाइम के साथ ये चेंज हो गया, पहले फोर्स क्या था F, अब F प्लस 7 हो गया। अब ऐसे मान लो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे टाइम 0 है, ठीक है, फोर्स जो है वो हो गया F माइनस 3, ठीक है, टाइम इक्वल टू 7 सेकेंड्स पे। देखो टाइम जैसे ही बढ़ा, 0 से 7 सेकेंड्स हुआ, फोर्स में क्या हुआ, डिक्रीमेंट आया, फोर्स कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट आया, तो फोर्स यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। बड़ा फोर्स बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी कि या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस वक्त हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर टाइम 0 पे हम मेजर करेंगे फोर्स को, वो F निकला, टाइम 5 सेकंड के बाद भी वो F ही निकलेगा, ठीक है। और कांस्टेंट फोर्स का मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड ही ना करे। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, डिपेंड ही ना करे, ठीक है। तो जब ये वाला फोर्स जब हमने मेजर किया टाइम 0, जब 0 मेजर हमने किया था, तब हमें ये मिला कि F, ठीक है,
इसका जो मैग्नीट्यूड मिला फोर्स का वो F मिला, और टाइम 7 सेकंड के बाद भी अगर ये F ही मिले तो हम कहेंगे कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस। ठीक है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कांस्टेंट फोर्स हम वर्क के लिए यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नॉन कांस्टेंट फोर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल हम आपको ये समझ में आ गया होगा कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, टाइम पे डिपेंड जो ना करे। ठीक है, ओके। फोर्स वैसे आया कहां से, जो हम ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, जो ठीक है, जो पुश और पुल लगा रहे हैं, वो तो लगाना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा, जब तक आप पुश या पुल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को, वो मूव ही नहीं करेगा ना। तो इसीलिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन में, इसको इधर ले जाने के लिए इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसको इस साइड में लेके आने के लिए यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या है, फोर्स ये वर्क में क्या है, जो ये वर्क हमारा यहाँ पे है, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हमें जरूरत पड़ी अभी तक हम दो ही चीजों के बारे में बात कर रहे थे। एक फोर्स के बारे में, ठीक है, एक हमने फोर्स के बारे में बात की, और की डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, ये आपने नोटिस किया, सिर्फ यही दो चीजें बातें की, इन्हीं दो चीजों के बारे में बात किया हमने। ठीक है, इससे क्या पता लगा हमें, ऑब्जेक्ट को मूव करने में एक तो फोर्स चाहिए और इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स F चाहिए और डिस्प्लेसमेंट इसका चाहिए। ठीक है, चाहिए ना, तो हमने कहा कि हमने वर्क किया, यही था ना। ठीक है, बस यही दो चीजें लगी ना। तो फिर देखो, फिर आप मैथमेटिकली वर्क को कैसे लिखोगे, वर्क डन, ठीक है, जो आपने काम किया वो किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड में डिस्प्लेसमेंट। बस यही तो है मैथमेटिकल वे। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S। ठीक है, F क्या है यहाँ पे, फोर्स, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारे पास वर्क। ठीक है, अगर आपको फोर्स दिया हो, देखो न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे वहां पे आपको, देखो इसीलिए तो मैं ये समझा रहा था ना, अभी तक जो आप समझ रहे थे वो समझा आपने, सिंपली फोर्स होता क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं। ओके, तो वो आपने समझा, लेकिन आपको समझना था ये भी। ठीक है, मैथमेटिकल वे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप फोर्स को वर्क डन को कैलकुलेट कर पाओगे, आप चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे, और उसके हिसाब से ही आगे आप अपना काम कर सकते हो, क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप आगे बढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे और चीजों के बारे में सीखोगे। ठीक है, ये यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है, वर्क डन निकालना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास फोर्स गिवन होगा, न्यूमेरिकल्स में अगर गिवन होगा फोर्स, मान लो आपके पास फोर्स दिया होगा 10 न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है ना, पढ़ा है ना हमने, सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, फोर्स जो है वो आपके पास 10 न्यूटन होगा। ठीक है, और यहां से डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना होगा, चलो न्यूटन में आपको समझा लूंगा। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, आप मान लो 5। ठीक है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट के मीटर होते हैं ना यूनिट, तो फिर वर्क कितना होगा, 5 इंटू 5, 10 इंटू 5। ठीक है, F की जगह पे 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला में ही है ना, S की जगह पे 5। ठीक है, 10 5 हो गया 50। ठीक है, ये अब हम अभी सीखेंगे। ठीक, ये एग्जाम्पल थी। देखो आपके पास एक्सप्रेशन है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये आपको याद रखनी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे पहले यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, वर्क के यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, आपको वेलोसिटी के यूनिट याद होंगे, अगर नहीं है तो रिकॉल करो और सोचो इस बात को कि वेलोसिटी की यूनिट क्या निकले थे। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की दूरी, इसको आप कैसे मेजर करोगे, स्केल रखोगे, मीटर में ही तो मेजर करोगे। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है, किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, और इसको आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, जैसा कि आपकी स्केल्स पर दिया होता है। ठीक है, स्कूल की स्केल्स होती है, ठीक है, उन पे दिया होता है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो हमारे जो पिछले वीडियोस हैं आप वो जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
तो इसके यूनिट मीटर है। वैसे ही टाइम के यूनिट क्या थे? सेकंड्स, यही थे ना। यहां पे SEC लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें और इसमें क्या कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेकंड से वेलोसिटी के यूनिट हमने डिराइव किए थे, निकाले थे। ये वाले यूनिट्स तो वहां से ही थे, ये हमने खुद रखे हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, खुद रखे जाते हैं, इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वाले वेलोसिटी के यूनिट्स जो है ना वो निकाले गए थे। कैसे? वेलोसिटी की फॉर्मूला से। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? याद करो, वेलोसिटी हमने पढ़ा था, ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट थे? मीटर, ठीक है। टाइम के क्या यूनिट है? सेकंड। तो यहां से ही तो आया था वो मीटर पर सेकंड, याद है आपको? इसके यूनिट जो आए थे वो मीटर पर सेकंड। यहाँ वहां पे हम S यूज करते थे, यहाँ पे मैंने SEC इसलिए लिखा ताकि इसमें इस S के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट S है और ये सेकंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेकंड है, ठीक, मीटर पर सेकंड। यही तो हमने उस टाइम निकाला था, वेलोसिटी के यूनिट हमने निकाले थे मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कहां से आया था? इसकी फॉर्मूला में से। यहां से भी हम यूनिट निकालेंगे वर्क के, लेकिन इसी फॉर्मूला में से, ठीक है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही यूनिट्स डिराइव किए जाते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे ना, फंडामेंटल का मतलब है जो पहले से ही यूनिट रखे होंगे, जो बेसिक यूनिट होते हैं, जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो रखे जाते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास स्पीड, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मीटर में मेजर किया जाता है, तो मीटर में ही रहेगा, ठीक है। कहीं से वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। इसका रखा हमने, हम नाम रखा, हाँ इसको हम इतनी डिस्टेंस को हम मीटर कहेंगे, हाँ ठीक है, ये 1 मीटर है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस को हम 1 किलोमीटर कहेंगे, हाँ ये 1 किलोमीटर है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। आप समझ रहे हो? ओके, तो यूनिट आप कैसे निकालोगे फिर इसका? देखो, वर्क के यूनिट क्या होंगे फिर? वर्क के यूनिट जो है, देखो, अब फोर्स जो है, फोर्स के यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है इसका? फोर्स का न्यूटन, ठीक है। इसको 1 लगाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई असर ही नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई n को करेंगे वो n ही होता है, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। या आप इसको 1 ना लिखो, n न्यूटन मल्टीप्लाइड में s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। वर्क के यूनिट इसका मतलब क्या होंगे? न्यूटन मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। जब दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, जैसे कि n है और m यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हों और इनके बीच में कोई भी साइन ना हो, ठीक है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे nm, यानी कि nm जो है वो क्या है? वर्क का यूनिट है, ठीक है, न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल, याद रखना, ठीक है, JOULE। जूल जो है ये वर्क का यूनिट है, ठीक है। अब से आप हमेशा याद रखोगे। तो हम कब कहेंगे कि हमने 1 जूल का वर्क किया? 1 जूल ऑफ वर्क। हम कब कहेंगे कि हमने 1 जूल का वर्क किया? जब वर्क 1 जूल होगा। वो कब होगा? जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फोर्स 1 न्यूटन का लगाएंगे मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 मीटर की। ऑब्जेक्ट पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और 1 मीटर तक वो दूर जाएगा, उसको हम कहते हैं, उस टाइम आप कहोगे कि मैंने 1 जूल का काम किया, ठीक है। 1 जूल जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। जूल जो है वो यूनिट ऑफ वर्क है। तो आप क्या कहेंगे? अगर 1 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी तक क्या कर रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी तक उसको लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने 1 जूल का वर्क किया, ठीक है। तो अब इसके यूनिट क्या है? वर्क के न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को आप जूल भी कह सकते हो, J से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे? J से, ठीक है। ओके, इस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे। ठीक है इसमें एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 में कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का, ठीक है। कितना का? 5 न्यूटन का। बुक में ही कह रहा है, ठीक है। आप देख लो, एग्जाम्पल 3.1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन आप वहां से देख लो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर से, ठीक है, 2 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कहां पे? किस तरफ? फोर्स की तरफ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया
और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। ये आपने फोर्स इस पर दिया 5 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेस यहां से यहां तक गया 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इतनी दूरी इसने क्रॉस की, ठीक है, ओके। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, देखो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स है, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही की तरफ जा रहा है। याद रखना, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर फोर्स आप दे रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तब आप क्या करोगे, तब आप डब्ल्यू को क्या लोगे, वर्क डन को आप लोगे प्लस में, ठीक है, इसको क्या लोगे प्लस में, जो भी आंसर निकलेगा, जैसे अगर 10 निकला वो प्लस में रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हैं जिस डायरेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, हम देखेंगे इस चीज को, तो फिर उस टाइम क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन अगर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, उस टाइम जो वर्क होगा, उस पर जो भी वर्क होगा, आप मान लो 10 होगा अगर, तो उसमें माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। याद रखना, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में दिया जा रहा है जिस डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो प्लस में लिया जाएगा वर्क, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उस टाइम जो वर्क है वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, माइनस, ठीक है, ओके। तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ द फोर्स, हाँ, ठीक है, ठीक है, ये इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज, आपको पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। आपको पता है वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना है, गिवन है हमारे पास 5 न्यूटन, ठीक है, इंटू में एस कितना है 2 मीटर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इनको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा 5 2 10, ठीक है, एन और एम हम एक ही साथ लिखेंगे, एन एम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन मीटर। मैंने कहा था ना, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के, ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, तो न्यूटन मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, जूल। इसका मतलब जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, 10 जूल का वर्क इसमें लग रहा है, ठीक है, 10 जूल का काम किया गया इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। ये एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है, एक बुक में किया हुआ है, ठीक है, आप इसको ट्राई करो। अच्छा, अब आता है इसमें अनसॉल्व एक क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, ओके, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक पर है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, इसका मतलब प्लस में ही लेना होगा हमें ये, ठीक है, वर्क डन, ओके। Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? ठीक है, पूछ क्या रहा है, सिर्फ वर्क डन बोलो, तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर है, 7 न्यूटन, ये है ना, दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय एस, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 8 मीटर, तो आप लिखेंगे 7 8 49 7 8 56, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के, तो आपके पास वर्क निकला 56 जूल, ठीक है, इतना ही है, ओके, ठीक है, तो यहां तक था ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। एक और एग्जांपल आ गई है इसमें 3.2, ठीक है, आपकी बुक पर ये क्या है 3.2। ए पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पॉटर है, ठीक है, जो लगेज को उठाते हैं, ठीक है, कुली वुली वगैरह होते हैं ना, वही, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है,
देखो 15 केजी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, केजी किसके यूनिट होते हैं, मास के। आपके पास मास गिवन है, ठीक है, ये एम यहाँ पे मास है, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। मास कितना दिया हुआ है आपके पास, 15 केजी मास दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 केजी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उसने उठाया 15 किलो का लगेज, ठीक है, वजन 15 किलो का उठाया उसने, ठीक है, उठाया ना, कितने का, 15 किलो का, ये उसका मास है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसने अपने सर के ऊपर रखा 1.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितनी हो गई, जमीन से उठाया, फिर उसके बाद जितनी उसकी हाइट थी उस हाइट के मुताबिक उसने इसको कितना डिस्प्लेस किया, 1.5 मीटर, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, मीटर से पता लग गया, मीटर यूनिट, जो मीटर होते हैं वो किसके यूनिट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के होते हैं। तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये ऐसी की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पता लगाया कि केजी से हमें पता लगा ये मास इसका है, मास जो है ना उसके यूनिट केजी होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब पूछ रहा है कि उसने कितना काम किया, वर्क डन कितना हुआ, लगेज पर कितना वर्क किया उसने, ठीक है, ठीक। ओके, देखो हमें वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक है। अब फोर्स तो हमारे पास है ही नहीं, फोर्स कहां से लाओगे आप, ठीक है। लेकिन हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एम लिखते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, मोशन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से हम फोर्स निकालेंगे, देखो मास कितना, मास है 15 केजी, ठीक है। अब लेकिन एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन यहां पे होगी थी, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब आप किसी चीज को जमीन से उठाते हैं, ठीक है, इसको आप उठाते हैं, क्या होता है कि अगर आप उसको छोड़ देते हैं वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को उठाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया तो वो वापस से नीचे गिर जाएगा। हालांकि फोर्स आप सिर्फ ऊपर की तरफ लगा रहे थे, लेकिन वो नीचे फिर से आ रहा है। क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी, ठीक है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच के लेके जा रही है, ठीक है। जो जमीन खींच के लेके जा रही है ना, जमीन की वजह से एक एक्सेलरेशन उस पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप कहोगे ये ऐसी, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये कहां से आ गया, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपकी ही बुक में शायद इसके बाद या इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर के बाद, ठीक है, हमें ग्रेविटेशन पढ़ना है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे वो ग्रेविटी में कि वो एक्सेलरेशन कैसे होती है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि अगर मैं आपको इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा बोल दूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ रहे हो, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आता है। कभी ये चीज सोचा है कि सोचा आपने इस बारे में कि अगर आप किसी ऊंची इमारत से, ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तेज ज्यादा से ज्यादा स्पीड होती जाती है, ठीक है। नीचे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब टाइम के साथ स्पीड में चेंज आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज आ रही है ना वेलोसिटी में, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो हुआ ना एक्सेलरेशन। यही तो हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, एक्सेलरेशन जब हमने डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी की हम बात करें, जो उसकी वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, उसे हम कहते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। आप उन वीडियोस में देख भी सकते हो, ठीक है, वहां पे जाके आप देखो, हमने अच्छे से वो डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ग्रेविटी इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है ना, उस पर एक्सेलरेशन लगा रही है ना कोई, वो एक्सेलरेशन जो होता है वो असल में कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया है। ये इसके यूनिट है, किसके, एक्सेलरेशन के। तो कितना निकलता है ये हम कैलकुलेट करेंगे वहां, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे ये कैलकुलेट करेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे हम यूज करते हैं 9.8, देखो 9.8 10 के नजदीक है ना, 9.8 के बाद क्या आएगा, 9.9, ठीक है, फिर उसके बाद 9.9 के बाद क्या आएगा, 10.0, वही तो है ये 10। तो हम इसकी जगह पे लगाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, अगर हम 9.8 यहाँ पे लगाओगे एक्सेलरेशन की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे 10 लिखेंगे, 10 की वजह से क्या होगा, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। आप अगर कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो आप 9.8 लगा लो, ठीक है।
ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इस पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, आ गया ये समझ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 150 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था, फोर्स जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स आ गया 150 न्यूटन। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप पिछले वीडियोस देखो, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास फोर्स आ गया, तो वर्क डन तो इजी है ना फिर, 150 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने निकाला, और यहाँ मल्टीप्लाइड में एस, एस यहाँ पे ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 डिवाइड बाय 10 ही तो 1.5 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बदले 1, डिवाइड में हम ऐसे, यहाँ पे पॉइंट हम नेग्लेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट 15 लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट के बदले 1 डिवाइड में। ठीक है, और जितने डिजिट होंगे उसके बाद उतने जीरो। ठीक है, एक जीरो लगा दिया। ठीक है, ये इजी वे है इसका ये करने का, आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, 15 डिवाइड बाय 10 1.5 ही होता है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, एक जीरो हट गया, अब 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 225। ठीक है, 225। हाँ, यहाँ पे ये मीटर था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज वर्क इज इक्वल टू 225 न्यूटन मीटर, किसके बराबर है, जूल के। तो ये हमारे पास वर्क डन आया। ठीक है, ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन के लिए किया था। ठीक है, ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ था। ठीक है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, फोर्स कैसे फाइंड करोगे यहाँ से, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, कब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। ठीक है, वर्क इज डन कब बोलेंगे, अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये तो इजी है, अभी तक यही तो पढ़ते आए हैं। ठीक है, इतना टाइम हम यही तो डिस्कस कर रहे थे, वर्क हम कब कहते हैं डन हुआ। ठीक है, वर्क कब हुआ। ठीक है, ओके, व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, ये आप लोग खुद से लिखो, ट्राई करो इसको। ठीक है, और क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखनी है, किसके लिए, वर्क डन के लिए। ठीक है, जब क्या हो रहा है, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में, तो आपको एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन क्या है, यही तो है बस। ठीक है, बस यही लिखना है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर ये कहा होता कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, जिस तरफ फोर्स दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट में मूव कर रहा है। ठीक है, अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है उसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, याद रखना, जब अपोजिट में होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, जब यहाँ पे नहीं होगा, अपोजिट में नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जाए तब प्लस होगा। जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए, फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, उसको हम क्या कहते हैं, उस वक्त हम क्या कहते हैं, फोर्स जो वर्क डन है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एक्सप्रेशन ही लिखनी है, कह रहा है ना, राइट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और क्या कहेंगे अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, व्हेन डू वी से दैट द वर्क इज डन, कब आप कहोगे कि वर्क डन हुआ। ठीक है, आप इसको कह सकते हो ऐसे भी, व्हेन
a force is applied on an object and the object is displaced to some and the object is displaced, ठीक है, then we can say that the work is done. Okay, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है. And work is said to be done when a force is applied on an object and it is displaced from its place. ठीक है, displaced from its initial place. आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. चलो ठीक है, अब ये खुद लिख लो आप, ठीक है. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क कैसे डिफाइन करोगे? हमने पढ़ा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ये हमने पढ़ा. 1 जूल कब होगा? ये जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस होगा. वही तो हुआ 1 जूल. अब ये अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है. ट्राई करो इन चीजों को. जितना ज्यादा खुद से ट्राई करोगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है. अच्छा, a pair of blocks exerts a force of, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कितना फोर्स लगा रहा है? ये exerts a force of 140 न्यूटन ऑन ए ग्लोब. आपके पास क्या है? आपके पास एक पेयर है किसका? ब्लॉक्स का, ठीक है. वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहां पे आप ऐसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो फसल लगाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले लैंड को प्लो किया जाता है, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. आज तो बहुत सारे डिफरेंट वो मेथड्स आ गए हैं, डिफरेंट वो टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है. इंजन्स हैं कुछ, ठीक है, उनका यूज किया जाता है, यानी कि मशीन्स का यूज किया जाता है लैंड को प्लो करने के लिए. लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास ब्लॉक्स हैं और लैंड को प्लो करना है, ठीक है. प्लो करने के लिए क्या कर रहा है? वो इतना फोर्स लगा रहा है. कितना? 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है. एंड द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर. और कितना ये प्लो किया गया, ठीक है, कितना प्लो किया गया लैंड को? 15 मीटर. मीटर है तो यही तो है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 15 मीटर तक, ठीक है. हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. इतनी लेंथ प्लो करने के लिए कितना वर्क डन हुआ होगा, ठीक है. वर्क डन हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वही लगाओ, सेम फॉर्मूला, 140 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर, ठीक है. सॉल्व इट, क्रॉस सॉल्व इसको, और इसका जो आंसर होगा वही हमारा आंसर है. उसके बाद ये आएगा न्यूटन मीटर, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो आंसर निकला होगा न्यूटन मीटर के बदले लिखो जूल, और ये आपका है आंसर, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है. ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.